अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अगर प्रामाणिक है मराठवाड़ा की जनता के साथ, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये जितने भी इरिगेशन के स्कीम्स है, इसका सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए है तो इसकी पूरी इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि हम किसान मर रहे हैं और ये अपने पैसों का धंधे के अंदर लगे हुए हैं, तो ये हम कब तक किसानों को ऐसे ही मरते देखते रहेंगे करके। गनीमत कावा जो है, हमारा एक मोर्चा निकलने वाला है आदर्श का, जितने भी ठेवीदार है भड़कल गेट से लेके आमखास मैदान तक मोर्चा निकलने वाला है। बात अमित शाह साहब आने वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बताएंगे कि आप आके सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल भाषण मत दीजिएगा कि निजाम कैसा था, रजाकार कैसे थे, सबको मालूम है, वो गए, चले गए, मर गए, खत्म हो गए। अब जो जिंदा है उनके बारे में भी बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोणी बाहेरचा आला तर आम्ही त्याचे हात पाय तोडून टाकू, अशा प्रकारची दमदाटी एका अधिकाऱ्याला एका आमदारांनी केलेली आहे। मी तुम्हाला संरक्षण देण्याची जबाबदारी घेतो, तुम्ही टेंडर भरा आणि कोणी दमदाटी करत असेल तर माझ्याकडे या। मुख्यमंत्री प्रामाणिक असेल, उपमुख्यमंत्री प्रामाणिक असेल तर त्यांनी आपल्या ऑफिसर्सची मीटिंग घ्या। हे शेतकऱ्यांचा जीव गेला मेला चालेल, पण आपले पैसे आपल्याला मिळायला पाहिजे, या उद्देशाने हे जे काम चाललेलं आहे, तुम्हाला तुमचा पर्सेंटेज त्याच्यामध्ये मिळत आहे म्हणून तुम्ही गप्प बसलेले आहे की नवीन घोषणावर तुम्ही विश्वास ठेवू नका। ते सगळं इलेक्शनच्या कॅम्पेनिंगची स्ट्रॅटेजी असणार आहे, त्याच्यामध्ये काहीही साध्य होणार नाही। आम्ही हातपाय तोडून टाकू, अरे काय म्हणजे काय झालं, म्हणजे महाराष्ट्र आहे का कोणत्या दुसऱ्या राज्यामध्ये आपण राहतो की हाथपाय तोड़ून टाकू तुम्ही। अब जैसी सत्ता चले जाती है तो इम्तियाज जलील को बोल रहे हैं कि आप आओ करके मीटिंग के अंदर। मैं ये समझ रहा हूं कि आज के इस दौर के अंदर ये हमारी बेवकूफी होंगी उनसे मांगना कि आप हमको रिजर्वेशन दो। वो तो बोल रहे हैं कि तुमको हम सांस लेने दे रहे हैं मुसलमानों, इसी से खुश रहो। केंद्रीय मंत्री अमित शाह साहब आने वाले हैं और मुझे करार साहब ने बताया कि वो 1 ही घंटे के लिए आने वाले हैं। तो मैंने करार साहब को बोला यानी कि 1 ही घंटे के अंदर हमको खेलना है, जो भी खेलना है आपके साथ। कि औरंगाबाद को एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के दर्जा मिलना चाहिए करके, क्योंकि यहाँ पर मलिक अंबर ने 1610 में औरंगाबाद शहर बसाए। फिर यहाँ पर बीबी का मकबरा है, पंचक्की है, नहरे अंबरी है, 52 दरवाजे है, सोनेरी महल है और बहुत सारी ऐसी। जैसा मोदी जी वहां पे है तो फेंकते रहते हैं, तो यहाँ पे आके ये लोग, आपने हमारे को लॉलीपॉप देके गए थे कि 40,000 करोड़ नौकरियां मिलने वाली है। तो जो भी जमीन के नीचे वाला मामला है वो टेबल के नीचे से है, तो उसका रिटर्न आते रहते हैं। 16 सितंबर को कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है और उसके लिए आपको मालूम है कि किस तरीके से शहर को सजाया जा रहा है। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का दिन भी है, वो कार्यक्रम है। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक की मांग यहाँ के मराठवाड़ा के लोग इस वजह से करते हैं कि उनका ये उम्मीद रहती है कि सरकार मराठवाड़ा के ऊपर भी ध्यान दे करके, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा दुर्लक्षित अगर कोई क्षेत्र है तो वो मराठवाड़ा है। पश्चिम महाराष्ट्र अपनी मनमानी कर लेता है, विदर्भ अपनी मनमानी कर लेता है, मराठवाड़ा के साथ हमेशा से ही सौतेला सुलूक रहा है। इससे पहले की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी वो 2016 के अंदर हुई थी और 2016 के बाद अब 2023 को ये कैबिनेट मीटिंग हो रही है। महज चंद महीने इलेक्शन से पहले हमने 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखे थे और ये मांग किए थे कि यहाँ पर एक विशेष कैबिनेट मीटिंग ली जाए करके और मराठवाड़ा के जो बहुत सारे प्रश्न है उसका निराकरण किया जाए करके। वो अब होने के लिए जा रहा है। लेकिन कैबिनेट मीटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि महज आए यहाँ पर पूरे शहर को चकाचक कर दे, चंद घंटों के लिए आप आए, करोड़ों रुपये का फजीता करे और वापस चले जाए और यहाँ पर सिर्फ आश्वासनों की एक लिस्ट लंबी चौड़ी बनाकर यहाँ से निकल जाए। उनके जितने भी भक्त हैं वो तालियां बजाए, डांस करे, नाचे, गाए, हंसे कि देखो इतने क्या क्या चीज़ें हमारे को मिल गई है करके। अब हमने 2016 के अंदर जो कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर हुई थी, उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्या क्या फैसले लिए गए थे और उसमें से कितने काम हुए हैं, कितने काम को बिल्कुल शुरुआत ही नहीं हुई है और कितने काम पूरी तरीके से भूल गए हैं। तो हमने इसके ऊपर पिछले कई दिनों से हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट हेड से हम बात कर रहे हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट के ताल्लुक से निर्णय लिए गए थे
और इस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि अब जब 16 तारीख के दिन ये मीटिंग होंगी तो 16 तारीख की मीटिंग के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि पूरा कैबिनेट यहां पर आएगा और बेहिसाब आश्वासन हमारे को देकर जाएगा। हम महाराष्ट्र सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि आपकी कैबिनेट मीटिंग शुरू होने से पहले आप 2016 के जो जो वादे किए गए थे उसके ताल्लुक से हमको बताएं कि वो फैसले कहां तक पहुंचे हैं, और उसके बाद आपके नए झूठ का जो सिलसिला है, वो नए झूठ का सिलसिला है तो आप बाद में है तो उसको कैबिनेट मीटिंग के बाद ये कर ले। अब 2016 के अंदर जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें कितना पैसा का प्रोग्राम्स ये किए गए थे, तो तकरीबन 49,000 करोड़, यानी कि तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं की गई थी कि 50,000 करोड़ रुपए के यहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए ये काम किए जाएंगे करके। अब आपको शुरुआत से हमने एक एक पॉइंट लिए हैं उसमें, और हम चाहेंगे कि हम ये सरकार को भी देंगे और सरकार ने इसके ऊपर एक एक पॉइंट वाइज अगर जवाब दे, और मैं आपके जरिए अनुरोध करना चाहूंगा कि ये हम आपको भी पीडीएफ के जरिए, ये पूरा है तो हम आपको दे रहे हैं ताकि आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे तो उनसे एक एक पॉइंट आपके लिए हमने आसान करके दे दिए हैं कि हर एक ने एक एक भी अगर सवाल करा तो आपको पता चल जाएगा कि झूठ का कितना बड़ा पलीदा यहां पर है करके। सबसे पहला यह है कि औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालय थे सुसज्ज सभागृह स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत, यह फैसला 2016 के अंदर लिया गया, और यह फैसले के अंदर कैबिनेट मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया गया कि 40 करोड़ रुपए की बिल्डिंग डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर बनाई जाएगी। और कितने महीने के अंदर बनाई जाएगी, तो 20 महीने के अंदर बनाई जाएंगी। ये 2016 के अंदर फैसला लिया गया, 40 करोड़ रुपए उसको देंगे बोल के। आज की सद्य स्थिति क्या है कि वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, कोई पैसा उसके लिए सैंक्शन नहीं किया है। आज मजबूरी ये हो गई है कि कैबिनेट मीटिंग आज हमको स्मार्ट सिटी ऑफिस के अंदर लेनी पड़ रही है। अगर वो स्मार्ट सिटी ऑफिस भी नहीं रहता तो हो सकता है कि आमखास मैदान के अंदर कुर्सियां डाल के है तो बिठाना पड़ा होता उसमें। अगर जिस विभागीय क्षेत्र के लिए तुम आ रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अंदर ये सारे फैसले लिए गए हैं, और झूठ वहीं से अगर शुरू हुआ कि हम यहां पर एक 20 महीने के अंदर एक 40 करोड़ रुपए की एक बिल्डिंग बनाएंगे, तो वो बिल्डिंग आज तक नहीं बनी है। दूसरा यह है कि तुम दूसरों का तो छोड़ दो, मैं विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, दो केंद्रीय मंत्री है, एक राज्य के मंत्री है, यहां पर गोपीनाथ मुंडे साहब का क्या योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के अंदर, ये इसके अंदर कहीं पर भी कोई दुमत नहीं है। हमारे राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारा मतभेद है, लेकिन एक लोक नेता था, उनके नाम के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठा अंतर्गत लोक नेते श्री गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्था, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट एक गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम के ऊपर बनाने का फैसला लिया गया था। 2016 के अंदर इसको ये टोटल जो नेशनल इंस्टीट्यूट था, बड़ी ही गाजे बाजे के साथ उसको कि क्या क्या कोर्सेज रहेंगे और नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट रहेगा, तो इसको 279 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट था कि हम गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम की एक नेशनल लेवल एक संस्था हम बनाने वाले हैं करके 2016 के अंदर। उसमें से 12 करोड़ रुपये 14 कोटिलाच मंजूरी देण्यात आली, यानी कि 280 करोड़ के करीब समझ लीजिएगा। उसमें से 14 करोड़ रुपये को ही सैंक्शन दिया गया, और ये संस्था शुरू करने के लिए आज तक महज 4 करोड़ रुपये दिया गया। 280 करोड़ में से 12 करोड़ सैंक्शन किए और 4 करोड़ रुपये दिए कि तुम ये संस्था स्टार्ट कर दो करके। अब 4 करोड़ के अंदर एक नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूट कैसी स्टार्ट होगी, तो हमने इसकी जानकारी निकाले, पूरा रिटर्न के अंदर मंगाए। एक भी वहां पे इस गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्था के अंदर एक भी फुल टाइम स्टाफ नहीं है। तो यूनिवर्सिटी क्या कर रही है कि 10 टेम्पररी स्टाफ को लगाए है और बाकी जो है उनको आवरली बेसिस के ऊपर बुलाते हैं। उसमें इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज के नाम दिए हुए हैं कि हम ये कोर्स चलाने वाले हैं, वो कोर्स चलाने वाले हैं करके उसमें। तो अब आप देखिएगा कि 280 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ रुपए उनके खुद के अपने नेता, जिनकी सरकार महाराष्ट्र के अंदर भी है
और केंद्र के अंदर भी है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा, औरंगाबादला जागतिक वारसा शहर म्हणून घोषित होण्यासाठी प्रयत्न। ये कैबिनेट मीटिंग 2016 के अंदर क्यों किया गया कि औरंगाबाद को एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के दर्जा मिलना चाहिए करके, क्योंकि यहाँ पर मलिक अंबर ने 1610 में औरंगाबाद शहर बसाए। फिर यहाँ पर बीबी का मकबरा है, पंचक्की है, नहरे अंबरी है, 52 दरवाजे है, सोनेरी महल है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया कि हम इसको एक हेरिटेज सिटी का है तो दर्जा दिलाएंगे। अब हमने ये पता किया कि कम से कम ये दर्जा दिलाने के लिए तो कोई पैसा खर्चा नहीं होने वाला है, इसके लिए सिर्फ एफर्ट्स लगने वाले हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात करें तो टूरिज्म डिपार्टमेंट का कहना है कि सर आज तक हमारे को कोई प्रस्ताव इस तरह का आया ही नहीं है। उनका कहना है कि महानगर पालिका ने प्रस्ताव तैयार करना और वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को देना, फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको ऊपर फॉरवर्ड करता है। तो महानगर पालिका ने आज तक इस शहर को हेरिटेज सिटी का दर्जा नहीं मिला। किसी भी शहर को जब हेरिटेज सिटी का दर्जा मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम एडिशनल फंड्स ला सकते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए फंड्स देती है। तो सिर्फ घोषणा हो गई, घोषणा होने के बाद आज तक कुछ भी नहीं हुआ है करके। आता कॅबिनेट मीटिंग म्हणजे फक्त औरंगाबादसाठी नसतं, डिव्हिजनसाठी असतं। तो तेर वस्तू संग्रहालयासाठी आता नवीन प्रशस्त इमारत, ये 2016 का फैसला है। आता नवीन प्रशस्त इमारत, अब इसके लिए उन्होंने तेर जो ये है उस्मानाबाद के अंदर, वहां पर एक शासकीय वस्तू संग्रहालयासाठी नवीन इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला कि वहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे आर्टिफैक्ट्स है, मौल्यवान ऐतिहासिक वस्तु है, उसके डिस्प्ले के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए वहाँ पे उन्होंने ये फैसला लिया कि हम ये बनाएंगे करके। अब हमने सोचा चलिए उस्मानाबाद के अंदर है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा करके। तो फिर हमने पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात करें तो बोला हमारे पास नहीं आता है। आर्कियोलॉजी से बात करें, फिर आर्कियोलॉजी वालों ने हमारे को बहुत अच्छी इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये बताया है कि हमको 1 हेक्टेयर जगह, कैबिनेट का फैसला होने के बाद 1 हेक्टेयर जगह अलॉट कर दी गई। 2016 के अंदर इसको मान्यता भी मिल गई कि भाई ये अपने को ये यहाँ पर ये बनाने का है करके। और उसके लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपये सैंक्शन किए ये संग्रहालय बनाने का है करके उस्मानाबाद के तेर में। उसके बाद पता चला कि वो ज़मीन जो है वो वहाँ पे अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण निकाल नहीं सकते हैं, वो ज़मीन बराबर नहीं है। तो अब 2016 का जो फैसला था, अब उसको वही वस्तु संग्रहालय पूरा करने के लिए अब जो पहले 7 करोड़ रुपये का प्रस्ताव था, वस्तु संग्रहालयाकरिता 7 कोटी रुपयांची 2000 मान्यता देण्यात, त्यानंतर मुख्य इमारतीकरिता सुधारित 15 कोटीची मागणी करण्यात आली होती। पहले 7 करोड़ रुपये दिए, उन्होंने बोले कि 7 करोड़ के अंदर नहीं बनता है, 15 करोड़ रुपये देना करके। तो 15 करोड़ रुपये का उन्होंने प्रस्ताव भेजे 2016 के अंदर कि 7 करोड़ के अंदर नहीं होगा, इतना बड़ा हमारे को संग्रहालय बनाने का है, इसको एडिशनल फंड लगेगा। आगे कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ज़मीन अभी भी पड़ी हुई है। अब उन्होंने रिवाइज्ड उसका ये तैयार करके भेजा है। जो प्रस्ताव 7 करोड़ रुपये का था, आता प्रस्ताव 7 कोटीवरून 28 कोटीवर गेला। 28 कोटी का उन्होंने एक प्रपोजल गवर्नमेंट के पास भेजे है कि अब हमको 28 करोड़ रुपये दो, 28 करोड़ रुपये के अंदर हम ये बनाएंगे करके। यानी कि 2016 का फैसला, अभी तक पैसा कितना लगने वाला है इसी के ऊपर खेल चल रहा है। फिर ये एक मुद्दा है कि जालना परिसर के अंदर, अब जालना के एक मंत्री भी आते हैं। औरंगाबाद जालना एक सीड्स का बियाने का एक बहुत बड़ा सेंटर है, बड़े बड़े हमारे पास सीड फैक्ट्रीज है। तो 2016 के अंदर इन्होंने फैसला किया कि हम 109 करोड़ रुपये खर्चा करके जालना में एक सीड पार्क हम बनाएंगे, 109 करोड़। और उसका उद्देश्य ये था की शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 600 कोटीपर्यंत वाढ आणि 40,000 लोकांना रोजगार। ये कैबिनेट का डिसीजन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसा मोदी जी वहां पे है तो फेंकते रहते हैं, तो यहाँ पे आके ये लोग 40,000 लोगों को नौकरियां मिलने वाली है करके ये फैसला उन्होंने लिए है। और ये जब सीड पार्क बन जाएगा तो 6,000 कोटींची उलाढाल होना है, 6,000 करोड़ रुपीस की। तो ये सब के लिए
अब हमने जब ये पता किए कि भाई क्या हुआ है, आज हालत ये है कि जो हमारा हब हुआ करता था, सीड्स का हब था जालना और औरंगाबाद के अंदर, आज कितने सारे चाहे वो महिको ले लीजिएगा, अजीत सीड्स ले लीजिएगा, और कौन सी तो ये सब ने अपनी अपनी सीड फैक्ट्रीज कहाँ लेके चले गए हैं? महिको, नाथ, अजीत, ये सब बड़े बड़े हैं। और बहुत सारे प्लेयर्स ने अपना इनका सीड मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स है, जो यहां पे वो एक्सपांड करना चाह रहे थे, वो तेलंगाना लेके चले गए हैं। ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज ने तेलंगाना लेके चले गए। हमने सीड कंपनी वालों से बात किए, हमने इनके डिपार्टमेंट के लोगों से बात किए कि क्या वजह है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कोई रहना नहीं चाह रहा है। सीड कंपनी जिस तरीके से एफआईआर रजिस्टर हो जा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तो ये सब देखते हुए, यही नहीं, जो गवर्नमेंट की महाबीज है, उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन बेस जो है वो यहाँ से उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर शिफ्ट कर दिया है। तो जहां पर आपने हमारे को लॉलीपॉप देके गए थे कि 40,000 करोड़ नौकरियां मिलने वाली है, 6,000 करोड़ का उलाढाल होने वाला है, यहां से ऑलरेडी मतलब सीड्स के बहुत सारे, अब उनका कहना है कि हमने कहीं जालना के आगे, बुल्डाना के पास हमने कुछ जगह दिए है करके, लेकिन यहाँ पे सीड कंपनी का कहना यह है कि ये जो सीड पार्क बनाया जा रहा था, वो सीड पार्क का मकसद ये था कि यहाँ पे अच्छे लेवल का है तो साइंटिस्ट लेके आके यहाँ पर उसके ऊपर रिसर्च किया जाए और सीड्स का एक सेंटर बनाया जाए करके। लेकिन कोई भी वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। सीड कंपनीज का आज भी कहना है कि अगर औरंगाबाद और जालना के बीच में अगर आप जगह देते हैं तो यकीनन जो कंपनीज वहां पर गई है, वापस गई है, वो दोबारा यहाँ पर आ सकती है करके। तो एक यहाँ पर हमारा जालना वाला मैटर भी जो था वो हाथ से निकल गया है। और दुर्दैव ये है कि जालना के अंदर भी केंद्रीय मंत्री है और राज्य के अंदर भी केंद्रीय मंत्री है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी जो थे वो अभी तक अब्दुल सत्तार साहब थे जो मराठवाड़ा से आते हैं, और अभी भी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है धनंजय मुंडे, वो भी मराठवाड़ा से आते हैं। तो क्या उनको ये मालूम नहीं है कि अजीत सीड्स चले गया है, नाथ सीड्स चले गया है, महिको ने है तो तेलंगाना के अंदर एडिशनल अपने प्लांट्स डाल दिया है। म्हणजे आपल्याकडे ग्रोथ नाही, जे पॅरलल ग्रोथ आपल्याकडे व्हायला पाहिजे होती, ते पॅरलल ग्रोथ आता तेलंगाना आणि मध्य प्रदेशमध्ये आहे। सगळे लोक तिथे चाललेले आहे। 2016 का एक फैसला है, जात पडताळणीची कारवाई आता जलद होणार, पोलीस उप अधीक्षकांची 21 नवीन पदे भरण्यात येईल। 2016 के अंदर यह फैसला लिया गया था। अब 36 जिला निहाय जात प्रमाण पत्र पड़तालनी समितियां, आपको मालूम है कि कास्ट वेरिफिकेशन के लिए कितना लोगों को तकलीफ होती है और कितना लोगों को कितना कई महीनों सालों तक है तो इंतजार करना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। तो उस वक्त 2016 के अंदर उन्होंने बोले हैं। अब आज की स्थिति में बताता हूं, पूरे जितने भी पोस्ट है इनके, उपायुक्त, संशोधन अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक और पुलिस निरीक्षक, अब पुलिस उप अधीक्षकांची 21 नवीन पदे भरण्याचा निर्णय 2016च्या कॅबिनेट मीटिंग मध्ये घेण्यात आला होता। आजची स्थिती काय आहे मी आपल्याला पूर्ण आकडा सांगतो की मंजूर पदे हे 36 जिल्ह्यामध्ये जे आहे त्याच्यामध्ये 180 मंजूर पदे आहे, 180 पोस्ट है। भरलेली पदे किती आहे तर 91, आणि रिक्त पदे किती आहे तर 89 प्लस 3 वेगळे, तो ऑलमोस्ट 50% पदे रिक्त आहे। आणि तुम्ही जे निर्णय घेतला होता कॅबिनेट मध्ये 2016 की पोलीस उप अधीक्षकांची 21 पदे आम्ही भरणार आहे, त्याचा हाल काय आहे की मंजूर जे आहे टोटल 36 पदे आहे, त्याच्यापैकी भरलेली फक्त 8 पद आहे, फक्त 8 पद। म्हणजे घोषणा केली, गेले पळून।
ये सब आपको हम देने वाले हैं. मराठवाड्यातील लातूर जालना येथील विद्यार्थ्यांची मोठी सोय. राज्यातील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना आता अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार. इन्होंने क्या किए थे कि इसका कन्वर्जन करेंगे, जो शासकीय तंत्र निकेतन ITI जो है उसको हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे करके, ये इन्होंने 2016 के अंदर फैसला लिया था. 2016 के कॅबिनेट के अंदर काय झालं, घोषणा झाल्यानंतर फक्त दोनच म्हणजे रत्नागिरी व यवतमाळ पॉलिटेक्निक कॉलेजचे रूपांतर इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये झाले आहे. कुठले आहे ते? रत्नागिरी आणि यवतमाळ. आपला काय हाल, तर धुले, जालना, लातूर व सोलापूर या चारही कॉलेजचे प्रस्ताव आजपर्यंत प्रलंबित आहे. अनेक विद्यार्थी इंजिनिअरिंगच्या शिक्षणापासून तर मला हे सांगायचं आहे, तुम्ही निर्णय घेतला होता ना की सर्व ITI आम्ही इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये कन्वर्ट करणार आहे, फक्त दोनच झालेले आहे. मग जे प्रस्ताव तुमच्याकडे आलेले आहे त्याच्यावर का बसलेले आहे त्याची उत्तर त्यांनी द्यावे आम्हाला. म्हणजे और खूप सारे हे आहे, पण मी आपल्याला महत्त्वाचे हे सांगतो, कारण हे आपल्याला मी एक PDF मध्ये आम्ही तुम्हाला डिटेल्स पण देणार आहे, तर एक एक मुद्दा तुम्हाला घेता येईल. आता सर्वात मोठा म्हणजे मराठवाड्यात सगळ्यात जास्त दुर्दैवाने आत्महत्या होते. महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्येही सांगता येईल की सगळ्यात जास्त आत्महत्या शेतकऱ्यांचे कुठे होतं, तर मराठवाड्यामध्ये होतो. आणि हे एक असा डिपार्टमेंट झालेला आहे की त्याची उच्चस्तरीय आपण ED मार्फत किंवा एक स्पेशल अँटी करप्शन CBIच्या अँटी करप्शन ब्युरो मार्फत त्याची चौकशी केली तर आपल्याला कळेल कि हे सब जमीन के नीचे वाला मामला है. हाँ, तो जो भी जमीन के नीचे वाला मामला है वो टेबल के नीचे से है, तो उसका रिटर्न आते रहते हैं. हे डिपार्टमेंट असा झालेला आहे. आता इरिगेशनवर खूप मोठा मोठा घोषणा होणार आहे या मध्येही की आपण पाणीला असा आणणार, इथून आणणार, तिथून आणणार. तो मैं आपको क्या एक 2-3 इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स बताता हूं हमारे पास के, हाँ, और उसकी हालत क्या है. इसके ऊपर भी करोड़ों रुपया खर्च हुआ है करके मुझे बताया गया. कोण आहे ते इंजिनियरला बोला, PWD चे कोण असेल तर. कोट्यवधी रुपये याच्यावरही खर्च करण्यात आले आहे. आता मी आपल्याला काय इरिगेशनच्या बाबतीत बोलतो, कारण काय सगळ्यात जास्त शेतकऱ्यांना उल्लू बनवण्याचा जे धंदा होणार आहे ते 16 तारखेला आपल्याला दिसेल की कशा आपण पाणी आणणार आहे, कुठून आणणार आहे, किती पैसे आपण देणार आहे. ते पैशाचा वापर 1978 ला सुरू झाला होता. त्याची प्रोजेक्ट कॉस्ट काय होती, तर 24,42,00,000 रुपये होती. मग त्याच्या 1995 मध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. किती पैशाची, तर 474 करोड 474 कोटी रुपये. मग 2006-07 ला याच प्रोजेक्टला सुधारित शासकीय मान्यता किती पैशाची, 1025 कोटी रुपये. मग तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 2014-15 ला, किती रुपयाची, 2342 कोटी रुपये. म्हणजे ते 24 कोटी रुपयाचा प्रकल्प होता. 2016 ला त्याची प्रशासकीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता होती 2342. आणि आता जेव्हा कॅबिनेट मीटिंग होणार आहे त्याचा प्रस्ताव येणार आहे ते किती रुपयाचा, तर 3070.52 कोटी, 3070 crores and 52 lakhs. म्हणजे 1978 ला सुरू झालेली हे स्कीम 24 कोटीची आज याचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि 2 उपमुख्यमंत्री इतका अभिमानाने सांगेल की बघा आम्ही मराठवाड्यासाठी काय करत आहे, तर सुधारित मान्यता देण्यात येणार आहे 3070 कोटी रुपयाची. आणि आजही हे प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याची माहिती कुणालाही नाही आहे. बहुतेक सरकार जेव्हा जाईल तिथे अगोदर ते पुन्हा एकदा सुधारित हे करेल. तशाच प्रकारे मराठवाडा विभागातील
45,000 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश नांदूर मधवेश्वर प्रकल्पाच्या 2,210 कोटी रुपये किमती सुधारित प्रशासकीय मान्यता, हे पण 2016ला देण्यात आली होती. कोणत्या प्रकल्पाला? नांदूर मधवेश्वर प्रकल्प. याची सगळी माहिती जी आहे ते कुठे कधी सुरू झाली होती, किती पैसे सुरुवातीसाठी लागणार होते. आता याच्यासाठी ही नवीन सुधारित प्रस्ताव या कॅबिनेटमध्ये याच्या बाबतीत देणार येणार आहे. त्याची किंमत असणार आहे 3,000 कोटी रुपये. 3,000 कोटी रुपयेचा हे प्रस्ताव या कॅबिनेटमध्ये घोषणा करणार आहे आणि आपण खूप टाळ्या वाजवणार आहे की बघा आपल्या पाणीसाठी आपण. आणि हे इनिशियली जेव्हा स्टार्ट झाली होती तर 280 कोटी रुपयाची होती. आता 3,000 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव हे देण्यात येणार आहे. तिसरा म्हणजे हे मराठवाड्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प टप्पा 1 पूर्ण करण्यासाठी 4,817 कोटी रुपये याचाही नवीन प्रस्ताव येणार आहे. आता याच्यामध्ये पाणी किती आपल्याला मिळणार आहे, कितीचं आश्वासन देण्यात आलेलं आहे आणि जे इरिगेशनचे ऑफिसर ज्यांच्या सोबत मी बसलेलो आहे आणि ते पण खूप चिंतित होते की कशा प्रकारे आज याच्या पैशाचा विल्हेवाट होत आहे. त्या पैशाच्या एका अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की साहेब जे पैसा याच्यासाठी आपण डिक्लेअर करत आहे त्याचा 50% ही खर्च झाला. 50%. तर मराठवाड्याच्या पाणीचे समस्या पूर्णपणे संपून जाईल. आता नवीन हेच इरिगेशन साठी नवीन टेंडर्स काढण्यात आलेले आहे आणि मी प्रामाणिकपणे बोलतो, लोक नाराज होतील, लोकप्रतिनिधी माझ्यावर नाराज होतील की तुम्ही आमची कशाला पोल. एका तालुक्यामध्ये 350 कोटी रुपयेचे टेंडर्स निघालेले आहे एका तालुक्यामध्ये. सगळे तालुके जे आहे ना, सगळ्या तालुक्यामध्ये एका तालुक्यामध्ये आता तुम्ही त्याची सगळ्या तालुक्यामध्ये हे टेंडर्स निघालेले आहे. आता तिकडचे एक राजनैतिक पक्षाचे नेते आहे, आमदार आहे, त्यांनी सगळ्या अधिकाऱ्यांना सांगितलेले आहे या 350 कोटी रुपयाचे जे काम आहे ते फक्त माझे ठेकेदार करतील आणि कोणी बाहेरचा आला तर आम्ही त्याचे हातपाय तोडून टाकू. अशा प्रकारची दमदाटी एका अधिकाऱ्याला एका आमदारांनी केलेली आहे. 350 कोटी रुपयाचे आणि रिटर्न मध्ये 15% त्यांना द्यायचं आहे. आता तुम्ही याच्या बाबतीत विचार करा की हे जे पैसे आलेले आहे, मी तर माझ्या वतीने सांगतो, जे ठेकेदाराला प्रामाणिकपणे काम करायचे आहे तुम्ही कोणत्याही आमदाराला घाबरण्याची आवश्यकता नाही. माझ्याकडे या, टेंडर भरा, मी रितसर काम करा, तुला सुरक्षा देण्याची जबाबदारी माझी असेल. तर अशाच प्रकारे हेच नेते मंडळींनी आज मराठवाड्याची वाट लावलेली आहे. शेतकरी मरत आहे तरीही त्यांना 15% पैसे पाहिजे. हे किती दिवस आपण सहन करणार? किती दिवस आपण गप्प बसणार? मंत्र्यांना माहित नाही आहे का की काय काय चाललेलं आहे करके इथे? मग फक्त घोषणा करायची 4,000 कोटी, 5,000 कोटी, 3,000 कोटी रुपये. मी तर जे कॉन्ट्रॅक्टर्सला प्रामाणिकपणे काम करायचे आहे, मी तुम्हाला संरक्षण देण्याची जबाबदारी घेतो. तुम्ही टेंडर भरा आणि कोणी दमदाटी करत असेल तर माझ्याकडे या. जे भाषा त्यांना करते आणि जे भाषा त्यांना इस्तेमाल करायची आहे ते आम्हीही करू. कारण शेतकऱ्याला आपण मरण्यासाठी सोडणार नाही. तुमच्या या 10%, 15%च्या नादीमध्ये काय काय आज मराठवाड्याचा हाल झालेला आहे आणि त्याची हिंमत बघा. अधिकाऱ्यांना सांगितलेलं आहे की कोणीही भरलं तर आम्ही त्याचे हातपाय तोडून टाकू. मग ते अधिकारी मला सांगत होतं की साहेब याच्यापैकी त्यांनी 50% ही प्रामाणिकपणे काम केलं तर खूप मोठी समस्या हल होते. तुम्ही काढा ते सगळ्या टेंडरची सगळ्या कॉपी आपल्याला आपल्या डॉक्युमेंट्स मध्ये आपल्या डॉक्युमेंट्स मध्ये मी हे देतो आहे.
गंगापूर आणि वैजापूरचे गंगापूर, वैजापूर आणि पैठण, गंगापूर, वैजापूर आणि पैठण या तिघांचे मिळून, म्हणजे असं नाही आहे की आपल्याला माहित नाही आहे किंवा मुख्यमंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्र्यांना किंवा त्यांचे जे मंत्री आहेत त्यांना हे माहित नाही आहे, असं नाही आहे. आता त्याच्या बाबतीत अगर समजा मुख्यमंत्री प्रामाणिक असेल, उपमुख्यमंत्री प्रामाणिक असेल तर त्यांनी आपल्या ऑफिसर्सची मीटिंग घ्या. नाही तर ते प्रामाणिक आहे आणि तुम्हाला काही हफ्ते त्याच्यामधून मिळत नाही तर तुम्ही हे जे इरिगेशनचे सगळे प्रोजेक्ट्स आहे ते सगळे प्रोजेक्ट्सची अँटी करप्शन ब्युरो सीबीआयच्या मार्फत किंवा एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेटच्या मार्फत आपण याची सगळ्याची चौकशी लावणार आहे का? नाही तर माझा थेट आरोप आहे की जे तुमचे आमदार 15% या ठेकेदाराकडून घेत आहे, शेतकऱ्यांचा जीव गेला मेला चालेल पण आपले पैसे आपल्याला मिळायला पाहिजे, या उद्देशाने हे जे काम चाललेलं आहे. तुम्हाला तुमचा पर्सेंटेज त्याच्यामध्ये मिळत आहे म्हणून तुम्ही गप्प बसलेले आहे. नाही तर तुम्ही याची इन्क्वायरी लावा, तुम्हाला सगळं काही कळेल की कशा प्रकारे 28 कोटीची स्कीम आज 13,500 कोटी रुपयेपर्यंत एक स्कीम गेलेली आहे. 13,500 कोटी रुपयेपर्यंत, म्हणजे असे किती स्कीम्स आहे. म्हणजे काय आहे की एकदा आपण भाषणामध्ये की नाही मराठवाड्याला शेतकरीच्या आत्महत्या होत आहे, ऑगस्ट महिन्यामध्ये एका महिन्याचं बोलतो मी, मराठवाड्यातले 99 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे एका महिन्यामध्ये. म्हणजे 100 पकडा तुम्ही एका महिन्यामध्ये. मग हे मुख्यमंत्र्यांना माहित नाही आहे, उपमुख्यमंत्र्यांना माहित नाही, इकडच्या स्थानिक मंडळींना माहित नाही आहे. मग एकदा अधिकाऱ्यांसोबत बसा आणि विचारा की एका आमदार असा कसा म्हणू शकतो की माझ्या एरियामध्ये कोणी काम करायला आले त्याला हातपाय तोडून टाकू. आणि थेट आरोप करतो ना मी, खासदार नाही तो चॅलेंज करा मला, नाही तर तुम्ही पत्र द्या. तुमच्यामध्ये प्रामाणिकता असेल तर तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना पत्र द्या की जे जे इरिगेशन स्कीम्स आहे त्याची चौकशी अँटी करप्शन ब्युरोच्या, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन सीबीआयच्या अँटी करप्शन ब्युरो मार्फत हे करावं. आपल्याला कळेल की काय सध्या स्थिती आहे करके. हे सगळे डॉक्युमेंट्स मी आपल्याला देत आहे. आणि मला हे दुर्दैवाने हे सांगायचे आहे की या कॅबिनेटमध्ये ही अनेक सारे घोषणा होणार आहे, कारण त्यांना माहित आहे की आपल्याला इलेक्शन मध्ये जायचं आहे आणि इलेक्शन मध्ये जाताना आपल्याला लोकांना खुश करायचे आहे. मी तर असं म्हणणार आहे की औरंगाबाद शहराला पाणी मिळालेलं नाही आहे. मला देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा ते मोर्चा आठवतो ज्याच्यामध्ये कराड साहेबी आले होते, दानवे साहेबी आलेले होते आणि त्यांची महिला नऊवारी साडी घेऊन, हंडा घेऊन असे खूप डान्स करत होते. आता तुम्ही येत आहे तर औरंगाबाद शहराला आतापर्यंत पाणी मिळालेलं नाही आहे. एका कार्यक्रम होऊ द्या असं तसंच. पाण्याची चिंता होती ना देवेंद्र फडणवीस साहेब की शहराला पाणी मिळत नाही, 8-8 दिवसानंतर पाणी मिळत आहे. मग एक मोर्चा तुमच्या नेतृत्वात आम्ही पण सहभागी होऊ, तुम्ही पण डान्स करा. कारण काय आहे, उल्लू बनवण्याच्या धंद्याची एक लिमिट असतं. जेव्हा विरोधात होतं, आले होते ना इथे, नवीन नवीन हंडे तुम्ही वाटलं होतं का नाही वाटलं होते आपल्या कार्यकर्त्यांना? तुमची महिला मंडळी जे होती ते असं डान्स करत होते की मला ते डान्स बघून असं वाटलं होतं की अरे शहराला पाणी आलेलं आहे. ते फक्त हंडे त्यांना मिळाले होते म्हणजे इतके उत्साही झाले होते की ते खूप डान्स करत होते. त्याचा व्हिडिओ माझ्याकडे आहे. कोणीही महिला असं हे बोलू नका की आमच्या बाबतीत कशा तुम्ही बोलतो, आम्ही डान्स केलेला आहे. तुमचा व्हिडिओ आहे माझ्याकडे. कशा लावणी हे करत होते तुम्ही सगळं. फक्त हंडा मिळालेला होता, फुकटाचा एक हंडा मिळालेला होता, तर इतके खुश झाले होते. आता देवेंद्र फडणवीस साहेब तुम्ही येत आहे ना, पाण्याची चिंता आहे ना, तर एक मोर्चा काढा ना तुम्ही, त्याच्यामध्ये आम्ही सहभागी होऊ, बघू तुम्हाला. पाण्यासाठी तुम्ही केलं होतं ना, मग मिळालं का पाणी? सत्तेमध्ये आले की गप्प बसायचं. तो ये सारे चीजें हैं. एक आखिरी का मुद्दा जो हम समझते हैं कि थोड़ा सा
नहीं, आदर्श का नहीं, आदर्श का हमारा मोर्चा निकलने वाला है इसके अंदर। क्या मोर्चा है ना हमारा, बिल्कुल बिल्कुल मोर्चा है हमारा। गनिमी कावा, गनिमी कावा कोण आहे ते आमचे प्रांत, गनिमी कावा मलाही माहित नाही होतं त्यानंतर तर सीती साहेबांनी विचारलं की साहेब ते गनिमी कावा कधीचं होतं घर। मी म्हटलं मी तुम्हाला बोललो तर तुम्ही मला देणार काय परमिशन। दुसरा एक मैस्माल साठी आपल्यालाही माहित असेल, मैस्माल साठी किती कोटी रुपये देण्यात आले होते? 453 कोटी रुपये देण्यात आले होते। आता एकदा हे सगळे लोक आलेले आहे, आमच्याकडे खूप चांगला हिल स्टेशन आहे, मी त्यांना विनंती करतो आपल्या गाडीमध्ये मैस्माल पर्यंत जाऊन बघा तुम्ही। 453 कोटी रुपये देण्यात आले होते, 453 कोटी रुपये 2016 ला देण्यात आले होते मैस्माल डेव्हलपमेंट साठी। आणि त्याचाही खूप गाजाबाजा करण्यात आला होता की काय काय आपण तिथे आणणार आहे, ऍडव्हेंचर स्पोर्ट्स आणि हे ते। रस्ता बघा किती चांगला झालेला आहे। आजपर्यंत काय झालेला आहे 453 कोटी पैकी तर फक्त 5 कोटी रुपयांची प्रशासकीय इमारत बांधण्यात आलेली आहे। मग औरंगाबाद विमानतळचं विस्तारीकरण हे होतं। तर हे सगळे मुद्दे जे आहे ना खूप आम्ही त्याच्यावर स्टडी केलेली आहे आणि स्टडी करून हे सगळ्या अधिकाऱ्यांशी बोलून आम्ही हे बाहेर काढलेले आहे। एक मुद्दा जे राहिलेला आहे ते रेल्वेच्या संदर्भात। उद्या आम्ही रेल्वेच्या संदर्भात आपल्याला सांगतो की वैष्णव साहेब जे केंद्रीय मंत्री आहे रेल्वेचे, रावसाहेब दानवे साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मराठवाड्याला कशा रेल्वेच्या बाबतीत उल्लू बनवण्याचा धंदा केलेला आहे, पुराव्यासहित त्यांच्या व्हिडिओच्या स्टेटमेंट सहित मी आपल्याला त्याची जानकारी देणार आहे। कारण हे खूप मोठं होतं, तर मी म्हटलं की रेल्वेच्या बाबतीत मी तुम्हाला पुरावे सहित तुम्हाला देतो। आणि माझी अपेक्षा हेच आहे की आपण याला चांगलं कव्हरेज दिलं तर मराठवाड्यासाठी काही प्रामाणिकता असेल। आणि माझी एक विनंती आहे की नवीन घोषणावर तुम्ही विश्वास ठेवू नका, ते सगळं इलेक्शनच्या कॅम्पेनिंगची स्ट्रॅटेजी असणार आहे, त्याच्यामध्ये काहीही साध्य होणार नाही। फक्त त्यांना हे सांगा जे तुम्ही पूर्वी 7 वर्षापूर्वी घोषणा केली होती त्याचेही बाबतीत आम्हाला बोला की काय काय झालेले आहे, आम्हाला नवीन काही नाही पाहिजे। तर आपले काही प्रश्न असतील? 19 में आप जल्दी बने, अब 6 महीने बाकी है, बहुत लास्ट में इशू उठा है। कैबिनेट मीटिंग 7 साल के बाद हो रही है, एक एक मुद्दे का है तो हमने ये नहीं आपके 5 साल में। आपको मैं ये बताऊंगा कि रेलवे के ताल्लुक से है तो हमने कंटिन्यूअस हमारा एफर्ट्स हमारे जारी है। जालना के अंदर सीड पार्क बनना चाहिए, उसके लिए हमने ये बताए थे कि आपने उसको औरंगाबाद के अंदर लेना चाहिए करके, क्योंकि यहाँ के सीड मैन्युफैक्चरर्स की ये थी। आप मुझे बताइए ना कौन कौन से इश्यूज के बारे में। देखिए मेरे जितने फॉलो अप्स हुए हैं जो भी इश्यूज के ऊपर, वो सभी इश्यूज के हमारे जितने भी करस्पॉन्डेंस है, मैं हमारे ऑफिस की टीम को बोलूंगा कि आपको है तो पूरे वो लेटर्स करके उसमें दुर्भाग्यवश आपने छापा नहीं होगा तो वही है मेरे नहीं हुए करके उसमें। अब इरिगेशन के ताल्लुक से मेरा फॉलोअप नहीं था, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, लेकिन इरिगेशन की अब जब हमने है तो इसके अंदर पूरा जब देखे इसके अंदर कि ये स्कीम कहां से लेके कहां तक आ गई है करके इसमें, हमने गोपीनाथ मुंडे स्मारक ये जो यहाँ का था यूनिवर्सिटी के अंदर बनने वाला, हमने उसको है तो वेलकम किया था। मैं आपको जितने मेरे तरफ से, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने हर चीज का फॉलो अप किया हूं करके, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। और मेरी उम्मीद ये रहेगी कि मैंने जितने किया हूं वो मैं आपको भेज दूंगा, और यही तीखे अंदाज में आप 6 मंत्रियों से भी अगर सवाल कर लेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा आपके उपकार हो जाएगा, मतलब और मराठवाडा के ऊपर उपकार हो जाएगा। मी ही पत्रकार होतो, माझी एक लिमिटेशन्स आहे, मी निर्णय घेऊ शकत नाही, मी मुद्दे बाहेर काढू शकतो, तुम्ही ही आपल्या पेपरमध्ये छापू शकतो, पण निर्णय घेण्याचा अधिकार जे आहे ना ते कॅबिनेटमध्ये मला बसण्याचा अधिकार नाही आहे। मी आपल्याला हे सांगतो
कॅबिनेटमध्ये मला बसण्याची संधी दिली तर मी त्यांना हे विचारू की तुम्ही हे केलं होतं त्याच्या बाबतीत काय झालेलं आहे. तर मी असं नाही म्हणतो की मी माझ्या वतीने हे सगळे जे तुम्हाला देत आहे याचा अर्थ हे आहे का की म्हणजे इम्तियाज जलीलने फॉलोअप केला नाही म्हणून हे काम झाले नहीं. जिले के विकास को यहाँ मोर्चा निकालने वाली है. क्या क्या? जिले के विकास का अरे साहब ये मिल गया तो अब ये विकास की है ये पूरा उसके अंदर है ये पूरे नहीं साहब ये मोर्चे फोर्चे का के लिए हम निकालेंगे उसका है. हम इनका झूठ ला रहे हैं आपके सामने. अब वो झूठ है तो आप इनके सामने रखिएगा उसके अंदर है? और हमने ये है ना कि हम इसके लिए क्यों हमारे पास और भी दूसरे अच्छे मुद्दे हैं उसके अंदर. ये हम इनका सिर्फ झूठ को है तो हमने आपके सामने लेकर आए हुए हैं इसमें. अगर इसके जवाब अगर वो दे देते हैं तो विकास खुद ब खुद हो जाएगा. 2016 में घोषणा हुई उसमें से कितने % काम हुआ है आपने जो देखा हुआ है अच्छी बात. ठीक है नहीं हुए तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट नहीं देखिए नहीं मैं हाँ इसमें हमने डाले हैं. हमने ट्रांसपोर्ट हब के बारे में भी डाले हैं. मैंने पूरे बहुत सारी चीजें नहीं हमने आपको जो ये दे रहे हैं उसमें ये भी बताए हैं हमने जो जो काम होना था वो हो गया है करके. हमने ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ है करके. हमने ये नहीं बोले हैं कि मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ है. जो हो गए हैं हमने उसकी भी डिटेल्स डाले हैं. अगर आप इजाजत दे तो हम आपको वो भी बता सकते हैं कि मतलब इसके अंदर कौन कौन से पीडीएफ के अंदर कौन कौन से काम हुए हैं करके हमने उसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी दिए है उसमें. जैसा औरंगाबाद येथे जल संधारण आयुक्तालयाची स्थापना हो गई हमने डाले हैं उसके अंदर कि हो गई है करके. लेकिन सिर्फ बिल्डिंग बनाने से आयुक्तालय बनता नहीं है. त्याच्यासाठी स्टाफ पाहिजे आणि ते स्टाफची पूर्तता झाली का नाही. मग तुमच्याप्रमाणे तर हे झालेलं आहे की नाही साहेब. त्यांनी केलं होतं घोषणा की आयुक्तालय आम्ही स्थापन करणार ते केले पण आजची परिस्थिती काय आहे अनेक पदे रिक्तच आहेत. कायमस्वरूपी पदभरती झालीच नाही. म्हणजे एक बिल्डिंग तयार केली आयुक्तालय दिले आपण एक ऑफिसरला आणून बसलेले आहे. मग कुठून वाल्मीकडून इथून 2 ऑफिसर्स यांना डेप्युटेशनवर पाठवलेले आहे. तसं युनिव्हर्सिटीमध्ये इतका चांगला एक हे आहे नॅशनल लेवलचा एक इन्स्टिट्यूट आहे. दुसरा म्हणजे आज एक लिगोचा एक प्रकल्प होणार होतं इथे. तर ते लिगोच्याही मराठवाड्यात जागतिक पातळीवरील संस्था लिगो प्रकल्पासाठी दुधाळा येथे शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय याच्या बाबतीतही आम्ही दिलेला आहे की याचं काही काम झालेलं आहे. पण असं 7-7 वर्ष होऊन आपण काम होत नसेल. उस्मानाबादच्या जेव्हा मी सांगितलं 7 कोटी रुपयाचा प्रकल्प होता ते आता तुम्ही सुधारित 28 कोटीचा प्रपोजल पाठवलेला आहे. म्हणजे 7 वर्ष लागले तुम्हाला हे करण्यासाठी की साहेब आम्हाला हे हेक्टरमध्ये होत नाही आहे करके. हाँ बोलिए. मुख्यमंत्री औरंगाबाद में आने वाले हैं क्या औरंगाबाद हज हाउस की ओपनिंग आप उनके हाथ से कराएंगे. देखिए ये इसके लिए अब हमारे पास माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है वो अब्दुल सत्तार साहब है और अब्दुल सत्तार साहब के साथ हमारी है तो पिछले हफ्ते बंबई के अंदर मीटिंग हुई है इस ताल्लुक से. और हमने उनको यही कहा था कि पूरा मंत्रिमंडल आ रहा है और पड़ोस में ही रहने वाला है तो वहां से है तो एक 10 मिनट के लिए आके उनको बोलिएगा रिबन काट के चले जाए करके उसमें. लेकिन सत्तार भाई का कहना था कि नहीं हम एक बड़ा प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर हम मुख्यमंत्री साहब को बुलाना चाह रहे हैं. तो ये जैसी कैबिनेट खत्म होगा उसके बाद गणपति के फेस्टिवल के बाद वो करेंगे करके. लेकिन मेरी सत्तार साहब से अभी भी अनुरोध है कि पड़ोस में ही है. किसी एक उप मुख्यमंत्री को या मुख्यमंत्री को लेके आके सिर्फ रिबन काट के चले गए तो हमारा हज हाउस खुल जाता है. इस तारीख से पार्लियामेंट की बैठक हो रही है उसमें ये मुद्दा उठाने वाले हैं. इसमें देखिए साहब इसमें क्या है ये ज्यादातर जो है स्टेट से रिलेटेड है और स्टेट कैबिनेट के डिसीजंस है ये. तो उसमें मुझे केंद्र के अंदर वहां पे बहुत नहीं देखिए हम जितना भी इसको हाईलाइट करने का है हम इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ये मांग कर सकते हैं कि आप मराठवाड़ा के जितने भी इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स है इसके अंदर पैसों की लूट हो रही है. और अगर गवर्नमेंट भ्रष्टाचार मुक्त भारत अगर देखना चाहती है तो इसकी इंक्वायरी सीबीआई के एंटी करप्शन विंग से करवा ले या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से इसके पूरे जितने भी इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स है इसके जरिए आप करवा ले करके ये मांग हम रखेंगे पार्लियामेंट के अंदर. एक सेकेंड
तुम्ही नावं घेऊन सांगा ना, पुणे जलती दिली कुठल्या मतदारसंघात करायची? मी आपल्याला सांगतो ना. नावं घेता. गंगापूर 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 प्रशांत बम, भारतीय जनता पार्टी. वैजापूर रमेश बोरनारे, एकनाथ शिंदे सेना. आणि पैठण भुमरे साहेब. वेगवेगळे काम होते का ते? वेगवेगळे काम आहे, वेगवेगळे काम आहे आणि त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे. आम्ही तुम्ही आपलं काही इरिगेशन मध्ये काही असेल लोक तर त्यांना जाऊन विचारा ऑफिसर्सला. 15% एका अधिकाऱ्यानं स्पष्टपणे सांगितलं की एका आमदारांनी साहेब आम्हाला सांगितलं की कोणीही त्याच्या टेंडर मध्ये भरलं तर आम्ही त्याचे हातपाय तोडून टाकू करके. आता वेगवेगळे आहे साहेब, म्हणजे मला वैजापूरमध्ये 350 कोटी रुपये आहे. आणि आता एक जो सुधारित गंगापूरसाठी आलेला आहे ते 700 कोटी रुपये. ते सगळे टेंडरचे डॉक्युमेंट्सही आहे जे आहे आलेले आहे. नाही काय हे स्क्वॉड नाही आहे, त्या काय तसं नाही. ते कमीत कमी काय आहे की माझी अपेक्षा हे आहे की माझ्याकडे डॉक्युमेंट्स आहे, मी सगळं पुरावे देण्यासाठी तयार आहे. आणि असं नाही आहे की म्हणजे आज दुर्दैवाने सुहास भाऊ की मराठवाड्यामध्ये सगळ्यात जास्त आत्महत्या होत आहे आणि तरी सुद्धा इतकं 1000 कोटी रुपये खर्च करून आपली पाण्याची समस्या हल होत नसेल आणि मी चुकत असेल तर तुम्ही माझ्यावर कारवाई करा ना. मी आज इतकं मीडिया समोर हे जे बोलत आहे तर काहीतरी जबाबदारी असेल ना माझी. नाहीतर सांगा की इम्तियाज जलील खोटं बोलत आहे. बोला, मी त्यांना सांगतो, एकनाथ शिंदे साहेबांना, देवेंद्र फडणवीस साहेबांना, अजित पवार साहेबांना की तुम्ही माझ्या बाबतीत बोला की इम्तियाज जलील झूठ बोलतो, ते खरं नाही आहे, ते सगळं खोटं बोलतो. त्यांनी बोलून नाही. आणि जसं जे हे प्रश्न विचारलेले आहे की मी स्क्वॉड तयार करणार आहे का, मी आपल्याकडे एक मुद्दा ठेवलेला आहे आणि असाच प्रकारे की मी माझे ठेकेदार करणार आहे. मग दुसरेही ठेकेदार असेल ना की ज्यांना काम करायचे आहे तर ते आम्ही हातपाय तोडून टाकू. अरे काय म्हणजे काय झालं, म्हणजे महाराष्ट्र आहे का कोणत्या दुसऱ्या राज्यामध्ये आपण राहतो की हातपाय तोडून टाकू तुम्ही ठेकेदारांनी काम घेतलं तर. माझ्या तर मी आपल्याला सांगितलं, मी आता आपल्याला सांगितलेलं आहे आणि मी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की हे जे 3 नेत्यांचं मी नाव घेतलेले आहे त्यांच्यापर्यंत टक्केवारी जात नसेल किंवा त्यांचे जे मंत्री आहे डिपार्टमेंटचे त्यांच्याकडे टक्केवारी जात नसेल तर मी तुमच्यावर एक आरोप केलेला आहे, हे टक्केवारी तुमच्यापर्यंत येत आहे आणि नाही तर तुम्ही त्याची इन्क्वायरी लावा. जितके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आहे महाराष्ट्रामध्ये, मराठवाड्यामध्ये जे चाललेले आहे त्याची इंक्वायरी लावा. आपको दूध का दूध, पानी का पानी, पानी कहाँ पे है उसके अंदर. आणि हे इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स में जैसे म्हटलं ना कि सब जमीन के अंदर है ये, तो सब टेबल के नीचे से ही आ रहा है उसके अंदर. ईडी की बात कर रहे हैं आप, 70,000 करोड़ का जो स्कैम था इरिगेशन का, उसमें से ईडी ने अजीत दादा की नाम निकाल ली. आप उनसे डिमांड कर रहे हैं कि ये होना चाहिए. नहीं, मैं देश के वजीर आजम से मांग कर रहा हूं, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना है हमको करके. तो उन्होंने भाषण दिए थे 4 दिन पहले जब अजीत दादा का समावेश किया जा रहा था और उन्होंने देश को बताए थे. मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो ये समझ रहा था कि अजीत दादा सिर्फ है तो इरिगेशन के अंदर 70,000 करोड़. तो उन्होंने देश को बताए थे कि सिंचन घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, खनन घोटाला, ये मेरे को पता ही नहीं था. तो मैं मोदी जी का इतना धन्यवाद अदा किया कि यार देखो कितना अच्छा हमारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रधानमंत्री है कि देश को बता रहा है ये आदमी ने कितना पैसा खाया है करके. और 4 दिन के बाद ऐसा बुके दे रहे हैं अजीत दादा उनके पास जाके उसके अंदर और उसको स्वीकार कर. ईडी ने जो दोषारोप पत्र दाखिल किए उनसे अजीत दादा का नाम निकाल लिया. तो आप उम्मीद क्या करेंगे. चले हम तो देखे जो है तो सुहास ने बोला है कि अजीत दादा ने ये देखना चाहिए भूमि के खाते. मैं डिमांड क्या कर रहा हूं, मैं एंटी करप्शन ब्यूरो
सीबीआई से इंक्वायरी, ठीक है ना, कम से कम हमको ये तो देखने दो कि आप करवाते हैं नहीं करवाते हैं करके। जब क्लीन चिट देंगे उसके अंदर। लेकिन आज तो अब ये सवाल है, तो आपने है तो अगर कल के दिन है तो देवेंद्र फडणवीस साहेब से पूछे की साहेब त्यांचे जे भाषण होतं आणि आपल्या बाजू जे बसलेले आहे अजितदादा, त्याच्यामध्ये काय असं झालेलं आहे की ते त्यांनी सांगितलं होतं की 70,000 कोटी रुपये आणि ते आपल्या शेजारी बसलेले आहे। हे प्रश्न त्यांना विचारा। म्हणजे मी काय आहे की मी खूप लहान माणूस आहे, मी सर्व प्रश्नांचे उत्तर देऊ शकत नाही। कोई नहीं लेंगे साहब, मैं और आप साथ में मिलकर लड़ेंगे बस उसके अंदर, बाकी और किसी का वो नहीं है उसके अंदर। मेरे को पत्रकार मंडली बस साथ दे देंगी उसके अंदर, तो मैं देखिए, मैं मुस्लिम आरक्षण के बारे में एक बात कहता हूं कि मराठवाड़ा जो मराठा समाज का जो आंदोलन चल रहा है, मैं भी उसके अंदर गया था, हमने भी समर्थन दिए थे। तो मुझे कांग्रेस के नेता है मोहसिन पहलवान साहब, उन्होंने फोन करे और बोले साहब हम मीटिंग रख रहे हैं। मैं बोला नहीं साहब, बहुत गलत टाइम पे रख रहे हैं, जब सत्ता में थी तो आप लोग मीटिंग नहीं रखते हैं इसमें। आप जब सत्ता में रहते हैं तो कहीं पर भी जाके डिविजनल कमिश्नर को देते नहीं है। अभी 8-10 दिन पहले मैंने देखा, 4 दिन पहले मैंने देखा हूं कि वही मुसलमान लीडर हैं जो है तो सिर्फ है तो उनका काम रह गया है मेमोरेंडम देने का, फोटो खिंचाने का, मीडिया वालों को बाइट देने का और खत्म, काम संपलं। म्हणजे सत्ता में थे तो एक बार जाके अगर बोलते थे कि साहब मुसलमानों का रिजर्वेशन के बारे में, अब जैसी सत्ता चले जाती है तो इम्तियाज जलील को बोल रहे हैं कि आप आओ करके मीटिंग के अंदर। मैं ये समझ रहा हूं कि आज के इस दौर के अंदर ये हमारी बेवकूफी होंगी उनसे मांगना कि आप हमको रिजर्वेशन दो। वो तो बोल रहे हैं कि तुमको हम सांस लेने दे रहे हैं मुसलमानों, इसी से खुश रहो। तो रिजर्वेशन कहां से? तो हमने सोचे कि क्यों अपने है तो वक्त जाया करना इनके पीछे उसमें, कि जब हमकी इनकी नीयत, इनकी मंशा, इनकी सोच हमको सब पता है तो क्यों इनके पीछे मांगते रहने का। तो हमने बोले कि आप जाइए, भागिए। होना चाह असं कधी बोललो मी पत्रकार होतो साहेब, असं काय 24 वर्ष होतो, म्हणजे मी 24 वर्ष पत्रकार होतो साहेब। आणि खूप सारे लोक असे पत्रकार प्रयत्न करतात की माझ्या तोंडातून काही निघेल करके। 9.5 वर्षामध्ये त्यांना काही भेटलं नाही उसके आणि पुढेही भेटणार नाही साहेब। एक मुस्लिम समाजाचा एक खासदार, एकमेव खासदार आहे महाराष्ट्रामध्ये, ते कशा रिझर्वेशनच्या विरोधात होऊ शकतं? म्हणजे आम्ही विधानसभेमध्ये मुद्दा उचलला, लोकसभेमध्ये मुद्दा उचलला, अनेक मोर्चे याच्यामध्ये काढले, पण आता आम्ही या निकषावर पोहोचलेलो आहोत की नाही, हे सरकारकडून आपल्याला रिझर्वेशन मिळणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मिळणार नाही। मग तुम्ही माझ्याकडून हे अपेक्षा करणार आहे की इम्तियाज तुम्ही मिलना चाहिए साहब 200% मिलना चाहिए। हाईकोर्ट का जजमेंट अगर आप पढ़ेंगे, मुझे पता नहीं है कि आपने पढ़ा है कि नहीं, हाईकोर्ट ने इतने क्लियर लफ्जों के अंदर बताया है। हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए करके, तो उसकी बुनियाद के ऊपर हाईकोर्ट ने पूरा बताया था कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट किसका है, तो मुसलमानों का है। सबसे ज्यादा कम एजुकेटेड कौन है, तो मुसलमान है। तो इस बुनियाद के ऊपर हाईकोर्ट ने पूरा समझ के बोला था कि इनको एजुकेशन के अंदर 5% दो, नहीं दिए। बात ये है कि राव साहब ने हमेशा कहते हैं जलील को हम इलेक्शन में खड़ा करेंगे तो हम जीतेंगे। हाँ, मेरे को भी बोले थे, हमेशा कहते हैं। तो बात ये है कि इंडिया में आप शामिल होने वाले हैं या नहीं? क्या साहब आप बोलिए ना उनको, जाके बड़े बड़े नेता जो है ना उनको बोलिए ना, हम तो तैयार है ना साहब। हमको तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। हम कोई गधा खड़ा रहेगा बाहर और वो बोलेगा कि चल मैं निकला हूं, मोदी जी को हराने का है, भाजपा को हराने का है, तो हम उस गधे का साथ दे डालेंगे। तुम तो इतने बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, त्यांना सांगा ना, तुम्ही विचारा ना त्यांना, आम्ही इतका है साहेब, आम्ही इतका है। जब जलील खड़े होते हैं तो हम जीत जाते हैं। साहब 2014 में भी बोले थे उन्होंने, और 2019 में भी बोले हैं, और मेरे को इतनी खुशी हुई कि 2024 में भी बोल रहे हो। तो उन्होंने जब जब बोलते हैं मैं जीत के आता हूं, जब जब बोलते हैं मैं जीत के आता हूं उसमें। दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए, ये मुद्दों से भटकाने के लिए ये अपन ने सारे उसके अंदर, मेरी अपेक्षा ये है कि अपन इसके बारे में अगर थोड़ा सा ये करेंगे उसके अंदर। देखिए, इलेक्शन आएगा, कोई हारेगा कोई जीतेगा उसके अंदर। असं नाही आहे की इम्तियाज जलील म्हणजे 50 वर्षासाठी आता लिहिलेला आहे की मीच खासदार, मी काम केलं असेल तर लोक मला निवडून देईल, मी काम केलं नसेल तर लोकांनी मला निवडून द्यायचेच नाही।
मी सगळ्यांच्या बाबतीत बोलतो, माझ्या बाबतीतच नहीं। मैंने काम नहीं किया तो लोगों ने मुझे चुन के ही नहीं देना चाहिए उसके अंदर। काम किया है तो फिर ऐसे 50 राव साहेब दानवे खड़े हो जाओ, 50 काही फरक पडणार नाही। सर मी स्पोर्ट्स मिनिस्टर जे आहे आपले महाराष्ट्राचे उदगीरचे बनसोडे साहेब, त्यांच्या सोबत मी बसलो होतो मागच्या आठवड्यामध्ये मुंबईमध्ये मंत्रालयामध्ये। 11 कोटी रुपये त्याच्या बाउंड्री वॉल साठी सँक्शन करण्यात आलेले आहे, त्याचं टेंडर आता निघणार आहे आणि त्याची एक कमिटी एस्टॅब्लिश करण्यात आलेली आहे। आणि मला आनंद आहे की त्या कमिटीमध्ये ओमप्रकाश बकोरिया सारख्या अधिकाऱ्यांनाही घेण्यात आलेला आहे, कारण आपल्याला माहित आहे की विद्यापीठ पाहिजे, पण त्या विद्यापीठामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचा सिलेबस काय असणार आहे, त्याच्यासाठी हे सगळं सुरू आहे। आणि मी आपल्याला हे सांगतो की नाही, ते विद्यापीठ आम्ही आमच्यावर केसेस घेतलं, आमच्या सगळ्यांच्यावर केसेस आहे। आम्ही सुभाष देसाई साहेबांना काळे झेंडे दाखवले होते की तुम्ही आमची विद्यापीठ पळवून नेलेली आहे, तर आमच्यावर केसेस झालेले आहे, पण ते आम्ही परत आणलेले आहे आमच्या जिल्ह्यासाठी। गणी विकावे नहीं, देखिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह साहब आने वाले हैं और मुझे करार साहब ने बताया कि वो 1 ही घंटे के लिए आने वाले हैं। तो मैंने करार साहब को बोला यानी कि 1 ही घंटे के अंदर हमको खेलना है, जो भी खेलना है आपके साथ, अमित शाह साहब के साथ। वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से आएंगे, वो सभा करेंगे और चले जाएंगे करके उसमें। लेकिन हमारा ये कहना है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर अगर जाएंगे तो श्रीनिवास तोतला नाम का एक 80 साल का एक आदमी है, श्रीनिवास तोतला, उसके 18 लाख रुपए है तो आदर्श के अंदर फंसे हुए हैं। 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे पलट के देखते नहीं है। वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी वो एमजीएम हॉस्पिटल के अंदर पिछले आज 15 दिन से वेंटिलेटर के ऊपर है। मैं एमजीएम के अंदर गया और उसकी हालत देखा, पता चला कि एमजीएम वाले कभी 10,000 दो, कभी 20,000 दो, कभी 30,000 दो बोल के उससे पैसा ले रहे थे। मैंने एमजीएम के मैनेजमेंट को कहा कि अगर इससे 1 रुपया भी अगर तुमने लिए, 1 रुपया भी, तो तुम्हारा जितना चैरिटी के बेड्स का हिसाब है मैं पूरा बाहर निकालूंगा करके। कल मुझे बताया गया है कि मतलब उन्होंने बोले हैं कि अब हम इससे 1 रुपया भी नहीं लेंगे करके। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमित शाह साहब आ रहे हैं तो 70 साल पहले 75 साल पहले जे झालं होतं, आम्हाला अभिमान आहे की आम्ही मराठवाड्याचे आहे, मुक्ती संग्राम मराठवाडा वेगळा झालेला आहे। फक्त पॉलिटिकल स्पीच न देता माणसांच्या बाबतीतही काही बोला। मी मागच्या 2 वर्षापासून जात आहे आणि 17 तारखेला जेव्हा मी येईल, मुख्यमंत्र्यांपेक्षा जास्त कव्हरेज मला मिळतं की इम्तियाज जलील आला, म्हणजे रजाकार आलेला आहे त्या 70 वर्षापूर्वीचा, तर मी येतो, मला काही देणं घेणं नहीं। उसके अंदर अभी कैबिनेट के अंदर है तो उसके बारे में भी है तो चर्चा होने वाली है। आम खास मैदान के ताल्लुक से, आम खास मैदान का चूंकि है तो बहुत सारे इश्यूज है, तो हमने म्युनिसिपल कमिश्नर को बोला था कि हमको सूद गिरनी का ग्राउंड दे, तो सूद गिरनी के ग्राउंड को हमने जाके इंस्पेक्शन किया है। बहुत बढ़िया सा वहां पे हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप करने वाले हैं। उसके लिए ऑलरेडी कुछ पैसा मैंने लेके आया हूं, वो पैसा हमारे पास है, तो हमने कमिश्नर साहब को बोला कि इसका क्लियर आप अगर हमारे को करके दे डालेंगे। बाद में पता चला कि शहर के जितने बड़े बड़े लैंड माफिया है, डाकुआ जमीनों के, जहां खुली जमीन दिखी है ये मेरी है बोल के, तो वो पूरे वहां पे फंसे हुए हैं। लेकिन अब मैं जाने के बाद उनको बोल रहा हूं हाथ जोड़ के कि हट जाओ वहां से करके। आम खास का भी प्रपोजल कैबिनेट के अंदर रख रहे हैं, उसके लिए भी फंडिंग मांग रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चांगलं, म्हणजे माझे मुख्यमंत्री आहे ते, फक्त त्यांनी याचं उत्तर द्यावे, म्हणजे जे जे आम्ही प्रश्न उपस्थित केलेले आहे ते माझेही मुख्यमंत्री आहे। कॅबिनेट मीटिंग होत आहे, चांगली गोष्ट आहे, पण फक्त घोषणा नाही, काहीतरी प्रामाणिक अनाउन्समेंट्स, आश्वासन, इतके सारे आश्वासन मिळेल की तुम्ही पण हे
म्हणजे एक फुल पेज जे आहे ना ते कव्हर केलं तरी ते कमी पडणार आहे, इतकं आश्वासन मिळणार आहे आपल्याला. सुनिए, 16 तारीख के दिन, 16 सितंबर के दिन औरंगाबाद शहर के अंदर कैबिनेट मीटिंग हो रही है. हमने 2 महीने पहले मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखे थे कि मराठवाड़ा के किसानों की बहुत बुरी हालत है, मराठवाड़ा के डेवलपमेंट के ताल्लुक से एक कैबिनेट मीटिंग यहां पर ली जाए. अब 16 तारीख के दिन वो मीटिंग होने के लिए जा रही है. लेकिन हमको ये बात समझ में आई कि 2016 के अंदर जो इसके पहले की कैबिनेट मीटिंग हुई थी 7 साल पहले, उसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं किए गए थे. तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के स्कीम्स की घोषणा की गई थी, ऐलान किया गया था. हमने ये पूरे स्कीम्स के बारे में पढ़ा कि किसको कितना फंड देने का वादा किया गया था, कि कौन कौन सी स्कीम्स नहीं लाने वाले थे करके. तो हमने उसका पूरा डिटेल निकाला, एक एक डिपार्टमेंट के साथ रिसर्च किए, बात किए, और हमको ये बात समझ में आई कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम जो है वो सिर्फ घोषणा पेपर के ऊपर रह गई है करके. इसमें सबसे बड़ा घोटाला जो एक हमको नजर आया है वो मराठवाड़ा के इरिगेशन के अंदर जो पैसा यहां पे लगाया जा रहा है पेपर के ऊपर, जमीन के ऊपर नहीं. जैसा एक उदाहरण देता हूं, एक स्कीम है 1978 के अंदर शुरू हुई थी. तकरीबन 4-5 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गई. एक स्कीम ऐसी है जो कुछ 100 करोड़ रुपए से शुरू हुई थी. क्या यह कहना है कि आज सबसे ज्यादा आत्महत्या जो है वो मराठवाड़ा के किसान कर रहे हैं, और अगर ये पैसा ईमानदारी से अगर ये स्कीम्स के ऊपर खर्च किया जाए तो आज नौबत नहीं आएगी. लेकिन हो ये रहा है कि इसमें टक्केवारी का धंधा चल रहा है. आमदार लोग हो गए हैं, बड़े बड़े नेता हो गए हैं, उन लोग के प्रोजेक्ट्स को ऊपर से सैंक्शन करके लेके आ रहे, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं. इसकी मैंने लेके आ रहा एक अधिकारी ने बताया है कि साहब एक ने ये बोला है कि अगर मेरे कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर अगर किसी ने डाला तो आम्ही त्याचे हाथ पाय तोडून टाकू. म्हणजे ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, या महाराष्ट्र में ऐसा गुंडा राज चलने वाला है करके. और मैं साफ कह रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अगर प्रामाणिक है मराठवाड़ा की जनता के साथ, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये जितने भी इरिगेशन के स्कीम्स है इसका सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो के जरिए है तो इसकी पूरी इंक्वायरी करवाई जाए कि ये कैसा सिर्फ पेपर के ऊपर ये काम किया जा रहा है करके. इसमें अधिकारी लोग भी शामिल है. तो आपको समझ में आएगा, जब हमने आदर्श के अंदर डाले तो पता चला कि डीडीआर को भी हमने अरेस्ट करवाए है करके. तो इरिगेशन के अधिकारी समझ रहे हैं कि हमारे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि 3,000 करोड़ आते हैं तो मैं ये मंत्री को इतना देता हूं, ये मंत्री को इतना देता हूं, आमदार को इतना दे देता हूं, तो मेरे को कौन हाथ लगाएगा करके उसमें. तो मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ओपन उनके ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं, ये हिस्सा ऊपर लेवल तक जा रहा है, इसलिए ये सब खामोश बैठे हैं और किसान मर रहा है. अगर आपको ये सब रोकना है तो इसकी इंक्वायरी करवाने लगाइएगा. और जो जो वादे आपने किए थे नए कैबिनेट में, अगर हमने आपको कुछ आपने नया नहीं भी दिए तो कम से कम जो झूठ का पलीदा आपने 2016 के अंदर देकर गए थे वो आप यहां पर निकाल दे. और चूंकि देवेंद्र फडणवीस साहब भी आ रहे हैं, बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे उन्होंने महानगर पालिका के ऊपर, बहुत बड़ा मोर्चा निकाले थे कि औरंगाबाद की जनता के लिए उनका प्रेम जो है, प्यार जो है वो उमड़ के बाहर आ रहा था कि मैं कितना चिंतित हूं. उनकी महिलाओं ने 9 वारी साड़ी पहन के एक फुकट का हंडा उनको दिया गया था, तो वो हंडा है तो यहाँ पे लगाकर है तो वो रोड पे डांस कर रहे थे और ऐसा बता रहे थे कि पानी आ गया है करके. अब देवेंद्र फडणवीस साहब आप आ रहे हैं, एक मोर्चा निकाल लीजिएगा. अगर पानी के बारे में अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप यहां पर कैबिनेट आ रही है, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन नए घोषणा करने से पहले पुराने का हिसाब किताब अगर बता दें तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा. अमित शाह देखिए, औरंगाबाद के तकरीबन जितने आमदार हैं, ये सभी आमदारों ने जो जो फंड अपने मंत्रालय से लेके आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पूरे काम जो है, एक समझ लीजिए मेरे हिसाब से वैजापुर के अंदर कुछ 350 करोड़ रुपए के काम आए हैं, गंगापुर के अंदर आए हैं, पैठन के अंदर आए हैं. हर एक ने ये बोल दिया है
कि ये काम मेरा ठेकेदार करेगा और उसके बदले में ठेकेदार ने उनको 15% कमीशन देना। मेरा ये कहना है कि सिर्फ अगस्त महीने के अंदर तकरीबन 100 किसानों ने मराठवाड़ा के अंदर आत्महत्या की, सिर्फ 100 एक महीने के अंदर। और ऐसे हालात के अंदर तुम सिर्फ अपने टक्केवारी के अंदर रहेंगे और दूसरा किसी ने भरना नहीं तो हाथ पैर तोड़ डालेंगे। मैं तो ठेकेदारों को बोल रहा हूं, अगर कोई अच्छा ठेकेदार है और जो भरना चाह रहा है बिल्कुल भर, अगर कोई भी तकलीफ आती है तो हमारे पास आओ करके, क्योंकि हम किसान मर रहे हैं और ये अपने पैसों का धंधे के अंदर लगे हुए हैं, तो ये हम कब तक किसानों को ऐसे ही मरते देखते रहेंगे करके। गनी में कावा जो है हमारा एक मोर्चा निकलने वाला है आदर्श का, जितने भी ठेवीदार है भड़कल गेट से लेके आमखास मैदान तक मोर्चा निकलने वाला है। और वो मोर्चा खत्म होने के बाद अमित शाह साहब आने वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा सा बताएंगे कि आप आके सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल भाषण मत दीजिएगा कि निजाम कैसा था, रजाकार कैसे थे, सबको मालूम है, वो गए चले गए मर गए खत्म हो गए। अब जो जिंदा है उनके बारे में भी बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सबके नामा ले लिया ना मैंने आपको, सबके नामा ले लिया है। उसके अंदर एक तालुका के अंदर एक ही आमदार रहता है, जैसा जिले का एक ही खासदार है। अगर किसी ने आरोप लगाया कि खासदार बदमाश है करके उसमें, तो चुन के आने वाला एक ही है, बाकी दो पीछे के दरवाजे से आए हुए वो अलग बात है।